हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्टिंग की यूनिट 3 कवर कर लेंगे हम एक सिंगल वीडियो में। मैं जानती हूँ काफ़ी सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं यूनिट 3 में, बट क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी आता है और कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी आता है, तो हम कॉस्ट ऑडिटर वाला पूरा टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर कर लेंगे, जिससे आपकी पूरी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का निचोड़ है इस वीडियो में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्टिंग की सभी वीडियोस को वॉच करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो सबसे पहले तो हमको मतलब पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिटर क्या होता है। कॉस्ट ऑडिटर का मतलब होता है एक ऐसा ऑडिटर जिसको अपॉइंट किया जाता है कि वो ना जो भी हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड हमारे होते हैं ना, अकाउंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट स्टेटमेंट्स, उनकी ऑडिट के लिए उसको हम अपॉइंट करते हैं, यानी कि उनकी अकाउंट्स की चेकिंग के लिए हम उस ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, तो वो कॉस्ट ऑडिटर होता है। तो एंड शेल बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 के अंतर्गत जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो भी जो है कॉस्ट ऑडिटर कहलाता है। कहने का ये मतलब है कि द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 के अंतर्गत जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो हमारे कॉस्ट ऑडिटर कहलाते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंट as defined in clause B of subsection 1 of section 2 cost and work accountant act 1959 में जो डिफाइंड है उनको हम कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते हैं, जिनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ प्रैक्टिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6। ठीक है, तो इस एक्ट का कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 के सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत एक वैलिड सर्टिफिकेट होल्डर को हम कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेंगे। हु इज डीम्ड टू बी एन प्रैक्टिस अंडर सब सेक्शन, मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग की। और इट इंक्लूड अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड LLP ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, मतलब कि फर्म भी हो सकती है वो और LLP ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। तो ये हमारे कॉस्ट ऑडिटर और कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब था। तो बेसिकली बात की जा रही है कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर, हम किसको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट जो हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 में आते हैं, डिफाइन हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, उनको ही हम एज अ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। और एज पर रूल जो हमारा 2014 आया है उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज बी जो हमारा है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट 1959 का, जिसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है, वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, वही सेम रूल 2014 के अकॉर्डिंग जो है उस कॉस्ट अकाउंटेंट को हम एज अ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये दो जो थी रूल्स के अकॉर्डिंग था कि भाई कौन जो है कॉस्ट ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। अब प्रोसीजर क्या रहता है कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अपॉइंटमेंट बाय हुम, मतलब सबसे पहला अपॉइंटमेंट कर कौन रहा है। केस 1 में हो सकता है द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। केस 1 ये है कि ऐसी कंपनी जिसको ऑडिट कमेटी बनाने की ज़रूरत है, और दूसरा केस है ऐसी कंपनी जिसको ऑडिट कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो केस 1 की बात करेंगे सबसे पहले, जिसमें कंपनी को रिक्वायर्ड रहता है कि उसको ऑडिट कमेटी बनानी है। तो उसमें क्या होगा,
बोर्ड जो है वो अपॉइंट करेगा कोस्ट ऑडिटर को ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी ऑडिट कमेटी, मतलब ऑडिट कमेटी जो रेकमेंड करेगी उस हिसाब से बोर्ड जो है कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। सेकंड केस में जब ऑडिट कमेटी नहीं है तो यहाँ पर सिंपली कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी ऑडिट कमेटी की, यहाँ पे सिंपली बोर्ड ही अपॉइंट करेगा कोस्ट ऑडिटर को। इन विच मीटिंग, मीटिंग की बात की जा रही है तो बोर्ड मीटिंग, सिंपल सा है ना, क्योंकि मीटिंग्स भी बहुत होती है ना कंपनीज की, तो बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए। ठीक है, अपॉइंट करना है तो बोर्ड मीटिंग में हम कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। टाइम पीरियड की बात करें तो ये हमारे सेक्शन 148 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है कंपनीज एक्ट 2013 में कि कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, मतलब जब एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। पोजीशन आफ्टर अपॉइंटमेंट की बात करें तो आफ्टर द कोस्ट ऑडिटर हैज़ एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट, जब कोस्ट ऑडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया अपॉइंटमेंट किसी भी बिजनेस के लिए, तो देयर आर नो चेंजेस इन हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। एंड विद इन एंटिटी, तो आफ्टर जब उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है किसी भी असाइनमेंट के ऊपर, and no issues about management integrity have cropped up and that may affect the auditor's willingness to continue the engagement। कुल मिला के बात ये बोली गई है कि एक बार जब कोस्ट ऑडिटर ने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली किसी भी एंटिटी की तो उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद फर्निश इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन देनी है या नोटिस या कोई डॉक्यूमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट कंपनी के द्वारा जो दिया जाता है, किसको? कोस्ट ऑडिटर को और टू सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब कंपनी के द्वारा इंफॉर्मेशन या कह लीजिए कोई डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट का दिया जाता है, किसको? इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और अपॉइंटमेंट का डॉक्यूमेंट हम किसको देंगे? कोस्ट ऑडिटर को देंगे। तो कोस्ट ऑडिटर को क्या दिया जाता है? अपॉइंटमेंट का डॉक्यूमेंट, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कोस्ट ऑडिटर को क्या दिया जाएगा? कंपनी शैल इन्फॉर्म द कोस्ट ऑडिटर, कोस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म करेगी कि आपको जो है आपकी अपॉइंटमेंट जो है विद इन 30 डेज में होगी और बोर्ड मीटिंग में जो है ये फैसला लिया गया है, पास किए गई है आपकी अपॉइंटमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी क्या नोटिस देगी कि कंपनी विल फाइल अ नोटिस, कंपनी जो है एक नोटिस फाइल करेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन दी फॉर्म CRA2, ये फॉर्म का नाम है। इस फॉर्म में जो है कंपनी नोटिस फाइल करेगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड से करेगी ऑब्वियसली, विद दी फीस जो भी होगी वो भी देनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। एंड ये आते हैं हमारे रूल्स 2014 के अंतर्गत। तो कंपनीज के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन फर्निश की जाएगी, एक नोटिस फाइल किया जाएगा और ये नोटिस जो है वो विद इन 30 डेज होना चाहिए। जब बोर्ड की मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हो गया है अपॉइंटमेंट का तो विद इन 30 डेज जो है ये काम करना है, और या फिर विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल, जो भी इससे पहले हो, विच एवर इज अर्लियर। तो ये था कंपनी के द्वारा जो दिया जाता है। अब बात कर रहे हैं कि कोस्ट ऑडिटर क्या करेगा। कोस्ट ऑडिटर के द्वारा कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है कंपनी को? पहला, बाय कोस्ट ऑडिटर टू कंपनी, कोस्ट ऑडिटर कंपनी को क्या इन्फॉर्मेशन देता है? एक रिटर्न कंसेंट देता है कि हाँ भाई ठीक है, मैंने आपकी अपॉइंटमेंट जो है एक्सेप्ट कर लिया। कंपनी को वो एक रिटर्न कंसेंट लिख के देगा और एक सर्टिफिकेट भी कि दैट, अपना सर्टिफिकेट भी तो देगा ना कि वो एलिजिबल है इस अपॉइंटमेंट के लिए, है ना, उसकी एलिजिबिलिटी तो चेक की जाएगी। एंड नॉट डिस्क्वालीफाई, कोई वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1953 के अकॉर्डिंग जो है वो एलिजिबल है। और इट मीट द क्राइटेरिया, वो मीट करता है सारा क्राइटेरिया जो भी हमारे सेक्शन 141 हमारे एक्ट में एप्लीकेबल है, वो भी क्राइटेरिया सारा फॉलो करता है। और अपॉइंटमेंट इज़ विद इन लिमिट, अपॉइंटमेंट जो है जो भी अथॉरिटी अथॉरिटी के अंडर जो है की जाएगी विद इन लिमिट होगी। एंड द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कोस्ट ऑडिटर और कोस्ट ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म पेंडिंग
विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर्स, तो ये भी डिस्क्लोज किया जाएगा उसके सर्टिफिकेट में कि उसने आज तक कितनी प्रोसीडिंग्स करी हैं एज अ कोस्ट ऑडिटर, उसने कितना काम किया है और जो भी है वो सब, और कितनी पेंडिंग है वो सब। तो ये कंपनी को वो सारी अपनी जो है इंफॉर्मेशन देगा। कौन? कोस्ट ऑडिटर। टेन्योर की बात करें तो टेन्योर ऑफ कोस्ट ऑडिटर क्या रहेगा? तो कोस्ट ऑडिटर शैल कंटिन्यू हिज ऑफिस इन सच कैपेसिटी टिल एक्सपायरी ऑफ 180 डेज और या फिर सबमिट द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट। मतलब कब तक का उसका समय रहेगा, है ना, काम कब तक करना है। पहला कि 180 डेज की एक्सपायरी से लेकर फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर तक उसका टेन्योर रहेगा, या फिर जब तक कि वो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट ना सबमिट कर दे। तो इनमें से जो भी पहले होगा तब तक का उसका टेन्योर रहेगा कोस्ट ऑडिटर का। उसके बाद कैजुअल वैकेंसी की बात करें तो एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ए कोस्ट ऑडिटर वेदर ड्यू टू रेजिग्नेशन या डेथ या रिमूवल, अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि भाई रेजिग्नेशन दे दिया कोस्ट ऑडिटर ने या उसकी डेथ हो गई या रिमूवल मतलब निकाल दिया गया उसको, तो इसमें क्या होगा इस केस में? तो शैल बी फिल्ड बाय द BOD विद इन 30 डेज। तो वैकेंसी निकाली जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 30 डेज के अंदर अंदर। कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा एंड द कोस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस रूल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हर ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। ऑब्वियसली रेजिग्नेशन, ये तीनों ही केस क्या है कि जो भी उसका टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड को ख़त्म होने से पहले ही ये सब हो गया, यानी कि ये केसेस अगर आ गए तो इसमें उसका हम रिमूवल कर देंगे, रिमूव कर दिया जाएगा उसकी पोजीशन से एंड रेजोल्यूशन पास होगा बोर्ड के द्वारा एंड कोस्ट ऑडिटर को भी सुना जाएगा और रीज़न भी सुना जाएगा उस रिमूवल का कि क्यों वो हटाया गया। एंड फाइल फॉर्म CRA-2 विद द सेंट्रल गवर्नमेंट को हम इंफॉर्मेशन देंगे। इंटीमेट मतलब नोटिस देना अपॉइंटमेंट का अनदर कोस्ट की भाई हम जो है दूसरा कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं और क्या कारण है वो भी बताना पड़ेगा। उसके बाद अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ क्या रहेंगी, कौन कौन सी वो अथॉरिटीज़ रहेंगी जो कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगी। तो अथॉरिटीज़ रह सकती है, इंटरनल अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। इंटरनल में कौन आएगा? मैनेजमेंट आ जाएगा हमारा। एक्सटर्नल में कौन आएगा? गवर्नमेंट, कस्टमर, ट्रेड एसोसिएशन या ट्राइब्यूनल, ये सारे एक्सटर्नल अथॉरिटी हो गई। और क्यों अपॉइंट कर रहा है मैनेजमेंट? क्यों अपॉइंट कर रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है कोस्ट ऑडिट कंडक्ट करना चाहता है ताकि उसके मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो, है ना। मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए कोस्ट ऑडिट बहुत ज़रूरी होता है। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? गवर्नमेंट क्यों अपॉइंट करेगी? तो टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। हो सकता है सरकार को लग रहा हो कि ये कंपनी जो है टैक्स चोरी कर रही है, इसकी कॉस्ट इतनी नहीं आती, ये ज़्यादा बता रही हो, है ना, तो गवर्नमेंट करवा सकती है ये ऑडिट। टू कैरी आउट कोस्ट ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे भी हो सकता है, और कोस्ट ऑडिटेड जो है ट्रेड एसोसिएशन के बिहाफ पे भी हो सकता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है अपॉइंटमेंट एज अ कोस्ट ऑडिटर। अगर हम कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा? पहला, द प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कोस्ट ऑडिट आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 148। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 148 है उसमें जितने भी प्रोविज़न हैं कोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड या कोस्ट ऑडिट से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑडिटर एलिजिबल है, कोई कोस्ट अकाउंटेंट एलिजिबल है, तो वो एज अ कोस्ट ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है। दूसरा, जो भी प्रोविजंस हैं सेक्शन 148 के, तो वो क्लियरली ये बोलते हैं कि नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टेड ऑडिट ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। तो सेक्शन 139 में जो भी प्रोविजंस हैं एज अ ऑडिटर के कंपनी के, उसको हम एज अ कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। तो सेक्शन 148 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पर्सन सेक्शन 139 में ऑडिटर है किसी कंपनी का, उसको हम एज अ कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। और सेक्शन 139 एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब है वही जो मैंने आपको कहा कि वो एज अ कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे।
सेक्शन 148 ऑल्सो प्रोवाइड दैट क्वालिफिकेशन, सेक्शन 148 में वो सारी क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन हैं, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन जो भी ऑडिटर पर एप्लीकेबल हैं वही जो हमारे फाइनेंशियल ऑडिटर पे अप्लाई होता है वही कॉस्ट ऑडिटर पे अप्लाई होगा इस सेक्शन में भी। और एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑडिटर का प्रोवाइड है हमारे सेक्शन 141 एक्ट में, मतलब एक्ट के सेक्शन 141 में ये सारा प्रोवाइडेड है। क्या उसकी पावर्स हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, ये सारा 143 सेक्शन में प्रोवाइडेड है। तो 141 में क्या प्रोवाइडेड है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, 3 चीज़ें। और 143 में क्या प्रोवाइडेड है, पावर एंड ड्यूटी। ठीक है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रीड विद रूल 10 एंड 2014 एंड सेक्शन 148 कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके अंडर जो है सारा क्वालिफिकेशन आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिसक्वालिफिकेशन की, कि क्या डिसक्वालिफिकेशन है, मतलब ऐसा हुआ तो वो ऑडिटर एज अ ऑडिटर हम अपॉइंट नहीं कर सकते, मतलब वो एलिजिबल नहीं होगा। पहला, अ बॉडी कॉरपोरेट, तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 अगर एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है is not considered as a body corporate and so a limited liability partnership is not disqualified for being appointed as a cost auditor। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP को हम एक बॉडी कॉरपोरेट नहीं कंसीडर कर रहे तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगी एज अ कोस्ट ऑडिटर। कहने का मतलब है अगर वो बॉडी कॉरपोरेट है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अगर वो बॉडी कॉरपोरेट नहीं है, LLP की बात हो रही है यहाँ पे, तो LLP अगर बॉडी कॉरपोरेट बॉडी है तो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अगर वो बॉडी कॉरपोरेट नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। बी एन ऑफिसर ऑन ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर कोई कंपनी का ऑफिसर है या एम्प्लॉय है तो उसको हम कोस्ट ऑडिटर नहीं बनाएंगे। थर्ड, अ पर्सन जो पार्टनर है उसी कंपनी का या एम्प्लॉयमेंट में या किसी में भी, तो वो भी डिस्क्वालीफाई है, यानी कि उसको भी हम एज अ ऑडिटर नहीं ले सकते। और तो यहाँ पे बताया गया है इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो अ पर्सन हु और पार्टनर और हिज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, है ना। तो वो पर्सन कौन है, पर्सन इन द सेंस ऐसा पर्सन जिसके पास जो है इंटरेस्ट है होल्डिंग का और फेस वैल्यू यानी कि 1 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट है उस कंपनी में, या उसकी सब्सिडरी में भी क्यों ना हो या उसकी होल्डिंग में भी क्यों ना हो, तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा, उसको एज अ कोस्ट ऑडिटर नहीं बनाया जाएगा। या फिर अगर वो पर्सन जो है इनडेप्टेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, तो 5 लाख की जो अमाउंट है उससे ज़्यादा का अगर जो है इनडेप्टेड है यानी कि उसने दे रखा है पैसा कंपनी को, तो वो भी जो है डिस्क्वालीफाई होगा एज अ कोस्ट ऑडिटर बनने के। उसके बाद ए पर्सन हैज़ गिवन एनी गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी, अगर किसी पर्सन ने कोई गारंटी दी है या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है और ऑफ एनी थर्ड पर्सन फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख, तो इस केस में भी ऑडिटर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको उस पर्सन को ऑडिटर नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद अ पर्सन और ए फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज़ बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब कोई ऐसी दूसरी कंपनी या दूसरी फर्म जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बिजनेस के साथ रिलेशनशिप है, उस कंपनी के साथ, उसकी सब्सिडरी के साथ, उसकी होल्डिंग के साथ, तो वो भी कोस्ट ऑडिटर नहीं बन सकती, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। या फिर अ पर्सन हुज रिलेटिव, अगर उसका जो रिलेटिव है वो डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉयमेंट है उसका कंपनी में, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। फिर अ पर्सन हु इज़ इन दी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है अगर उसका उस कंपनी में, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। और या फिर उसका जो है ना। और उसके बाद इफ़ सच पर्सन और पार्टनर इज एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट री अपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज कोस्ट ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज, 20 कंपनीज से ज़्यादा हुआ उसकी होल्डिंग एज अ कोस्ट ऑडिटर, तो वो भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो मान लो एक ही कोस्ट ऑडिटर है और 20 से ज़्यादा कंपनीज से नहीं कर सकता वो ज़्यादा कोस्ट ऑडिटिंग। ठीक है, मैक्सिमम 20 कर सकता है बस। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट
फॉर एन ऑफेंसिंग इन्वॉल्व फ्रॉड, अगर किसी पर्सन ने फ्रॉड किया है और पीरियड ऑफ 10 ईयर अभी नहीं हुए हैं कंप्लीट उस कन्विक्शन के, तब तक वो नहीं बन पाएगा, 10 साल तक वो नहीं बन पाएगा कोस्ट ऑडिटर। एनी पर्सन हुज सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी इज एंगेज्ड as on date of appointment is consulting and providing specialized service to the company। तो अगर कोई पर्सन है जिसकी सब्सिडरी या जिसकी एसोसिएट कंपनी जो है एंगेज्ड है कंसल्टिंग में और प्रोवाइडिंग सर्विसेज में ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो वो पर्सन भी जो है नहीं बन पाएगा। वो सर्विसेज क्या हो सकती हैं, लाइक अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का काम कर रहा है वो, या वो इंटरनल ऑडिट कर रहा है, या वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है, या वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस दे रहा है, तो ऐसा पर्सन भी डिस्क्वालीफाई होगा। वैकेशन ऑफ ऑफिस की बात करें तो इफ़ आफ्टर अपॉइंटमेंट एन ऑडिटर इनकर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर अपॉइंटमेंट के बाद अगर ऑडिटर ने कोई भी 141 के अंदर कोई भी मेंशन डिस्क्वालिफिकेशन उससे हुई तो उसको जो है रिमूव कर दिया जाएगा। ही शैल वैकेट हिज ऑफिस एज एन ऑडिटर, मतलब उसको खाली करना पड़ेगा अपना ऑफिस, एंड सच वैकेशन शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉजल वैकेंसी, और उस वैकेशन की वजह से क्या होगा, वैकेंसी निकालनी पड़ेगी किसी दूसरे कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने की। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन ऑफ अ कोस्ट ऑडिटर की बात करें तो क्या रेम्यूनरेशन मिलता है कोस्ट ऑडिटर को, तो रूल 14 हमारे कंपनीज रूल ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 में लेट डाउन है प्रोसीजर अपॉइंटमेंट का भी, और रेम्यूनरेशन कितना रखा जाएगा कोस्ट ऑडिटर का वो फिक्स होता है। तो इन दी केस ऑफ कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, मतलब ऐसी कंपनीज जिसको ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करनी ही पड़ती है, उसके केस में क्या रेम्यूनरेशन होगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 148 बोर्ड जो है अपॉइंट करेगा इंडिविजुअल को, पर्सन को, हु इज़ कोस्ट अकाउंटेंट, जो कोस्ट अकाउंटेंट है, या फिर वो फर्म है एक कोस्ट अकाउंटेंट की, या एक कोस्ट ऑडिटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, तो अपॉइंट किया जाएगा। तो रेम्यूनरेशन जो है वो ऑडिट कमेटी के द्वारा ही रेकमेंड किया जाएगा, जो ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी वही रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा और वही अप्रूव किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा। उसके बाद अगर ऐसी कंपनीज हैं जिनको ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है तो उस केस में बोर्ड अपॉइंट करेगा, और जो कोस्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन है वो कौन डिसाइड करेगा, शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे। राइट्स की बात करें कोस्ट ऑडिटर के तो राइट ऑफ एक्सेस टू दी, अब कोस्ट ऑडिटर के क्या क्या अधिकार हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एक्सेस लेना है ना, देखना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का अधिकार है उसका। तो एवरी ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल हैव द राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम टू दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का उनको पूरा अधिकार होता है, वाउचर्स कंपनी के चेक करना, और ही हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट, उसको अधिकार होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना, चेक करना, वाउचर्स को, रिपोर्ट्स को, स्टेटमेंट्स को। तो ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट होते हैं, अनकंडीशनल होते हैं, इनको कंपनी के द्वारा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। कोस्ट ऑडिटर अपनी मर्जी से चेक करेगा, कंपनी उसको मना नहीं कर सकती। नंबर 2, राइट टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, अगर कोस्ट ऑडिटर को कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके पास ये पूरा अधिकार है वो पूछने का, एक्सप्लेनेशन मांगने का पूरा अधिकार है। तो एवरी ऑडिटर हैज़ अ राइट टू ऑब्टेन ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर हिज ऑडिट वर्क। उसके बाद राइट टू रिसीव ऑल फैसिलिटी फॉर ऑडिट वर्क, तो ऑडिट वर्क से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसको रिसीव करने का भी उसका पूरा अधिकार होता है। तो ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज द कोस्ट ऑडिटर ही हैज़ द राइट टू रिसीव ऑल दी फैसिलिटीज़, पूरा अधिकार है, कंपनी के द्वारा उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। राइट टू विजिट ब्रांचेस, ऑब्वियसली कंपनी की जितनी भी ब्रांचेज है उस पर कोस्ट ऑडिटर को पूरा अधिकार है उन ब्रांचेस पे जाने का। तो इफ अ कंपनी हैज़ एनी ब्रांचेज एंड द कोस्ट ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी थिंक दैट इट इज़ नेसेसरी टू विजिट ब्रांच, तो अगर कोस्ट ऑडिटर को लग रहा है कि मुझे ब्रांच विजिट करना चाहिए तो कोस्ट ऑडिटर जाएगा। तो कोस्ट ऑडिटर के पास पूरा अधिकार होता है इस चीज़ का। राइट टू रिपोर्ट, तो कोस्ट ऑडिटर के पास ये राइट है कि वो
कम्युनिकेट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा के साथ, ताकि वो अपने कमेंट्स जो है वो बता सके, रिपोर्ट दे सके कोस्ट ऑडिटर वर्क की। उसके बाद राइट टू रिसीव नोटिस, पूरा अधिकार होता है नोटिस रिसीव करने का, एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करने का भी। तो डायरेक्शन दी गई है, एज पर डायरेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कोस्ट ऑडिटर जो होता है कंपनी का, उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो नोटिस रिसीव करे एनुअल जनरल मीटिंग का और उसको अटेंड करे। राइट टू साइन द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ऑब्वियसली कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट पे साइन तो कोस्ट ऑडिटर के ही होंगे। तो आफ्टर जब कंप्लीट हो जाती है कोस्ट ऑडिट, तो एक प्रिपेयर की जाती है रिपोर्ट और उस रिपोर्ट पे साइन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे सबमिट करने से पहले। राइट टू क्लेम रेम्यूनरेशन, ऑब्वियसली काम किया है तो पैसा तो मिलेगा, रेम्यूनरेशन तो मिलेगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ कोस्ट ऑडिटर इज डन बाय द कंपनी फॉर कोस्ट ऑडिट वर्क एंड द कंपनी अग्री टू पे अ सर्टेन अमाउंट, पहले से ही फिक्स होता है वो अमाउंट कंपनी को उसको पे करना पड़ता है। राइट टू रिटेन वर्किंग पेपर्स, तो जब वो कोस्ट ऑडिट कर रहा है कोस्ट ऑडिटर, तो कोस्ट ऑडिटर प्रिपेयर करेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ रिपोर्ट्स, तो विच इज़ कलेक्टिवली नोन एज, उसको हम इकट्ठा क्या बोलेंगे, एक वर्किंग पेपर बोलेंगे। तो कोस्ट ऑडिटर के पास पूरा अधिकार है उन वर्किंग पेपर्स को अपने पास रखने का। राइट टू सीक एडवाइस, पूरा अधिकार है सलाह लेने का। तो जब वो कोस्ट ऑडिटर ऑडिट कर रहा है कंपनी की, तो कोस्ट ऑडिटर को अगर ऐसा महसूस होता है कि उसको लीगल और टेक्निकल एडवाइस लेनी चाहिए एक्सपर्ट से, तो वो पूरा अधिकार है, मांग सकता है। उसके बाद तो बात करते हैं अब कोस्ट ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो कोस्ट ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड की गई है। पहला जो है हमारा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, एंड उसके बाद जो है काफ़ी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एंड उसके बाद तो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, प्रोफेशनल, एथिकल एंड लीगल। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कोस्ट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिसाइड की है। तो प्रोफेशनल में आएगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लाइंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियल यानी कि आपको जो है कोई भी बात, जो भी कंपनी के मैटर्स हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है, लीक नहीं करना है ना। तो ही मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट अफेयर, मतलब क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट के जो है डिटेल्स, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है। अनलेस ही ऑब्टेन द क्लाइंट्स कंसेंट, जब तक वो क्लाइंट का कंसेंट ना ले ले, क्लाइंट की मंजूरी ना ले ले, है ना। और ही हैज़ अ लीगली इस्टेब्लिश ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज, हाँ मानते हैं उसका एक लीगली ड्यूटी है, एक राइट है डिस्क्लोज करने का स्पेसिफिक अथॉरिटी को, लेकिन ऐसी सब किसी को भी नहीं, है ना। तो ही शैल नाइदर यूज नॉर अपीयर टू यूज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर हिज पर्सनल एडवांटेज। कुल मिला के यही बात है कि पर्सनली एडवांटेज ना उठाई जाए, पर्सनल फ़ायदे के लिए क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को ना दी जाए, अथॉरिटी को देनी चाहिए, बाकी किसी को भी नहीं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलीग्स, तो ही शुड नॉट सॉलिसिट बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहने का ये मतलब है कि ही मस्ट व्हेन अप्रोच्ड बाय अ क्लाइंट ऑफ अनदर कोस्ट ऑडिटर टू रेंडर सर्विस। तो देखिए, तो एक कोस्ट ऑडिटर को जो है अपने कलीग्स के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो अगर किसी दूसरे कोस्ट ऑडिटर, है ना, एक क्लाइंट है जिसका कोई दूसरा कोस्ट ऑडिटर है और उस क्लाइंट ने जो है, मान लो अगर आप कोस्ट ऑडिटर हो और उस क्लाइंट ने जो है आपको अप्रोच किया कि आप जो है सर्विसेज दें, कोई भी एडवाइस दें, तो आपको क्या करना है, उस क्लाइंट का जो कोस्ट ऑडिटर है उसको इस बारे में कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी एक तरीके से क्या है, कलीग है ना। तो सारे जो भी है कम्युनिकेशन होना चाहिए। मान लो आपका कोस्ट ऑडिटर है, आप भी कोस्ट ऑडिटर है उसी क्लाइंट के और दूसरा भी कोस्ट ऑडिटर है उस क्लाइंट का, तो जो है क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहिए एक दूसरे के साथ। और
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ही शुड व्हेन एक्सेप्टिंग अ प्रोफेशनल एंगेजमेंट और ऑक्यूपेशन, मतलब जब उसने एक्सेप्ट कर लिया है प्रोफेशनल ये कोस्ट ऑडिटर का काम, तो एंश्योर होना चाहिए कि उसके पास जो है नेसेसरी, जो ज़रूरी प्रोफेशनल नॉलेज स्किल होनी चाहिए उसके पास टू कैरी आउट, ताकि वो काम कर सके रीज़नेबल केयर के साथ। और उसकी जो पोजीशन है वो कंफॉर्मिटी में होनी चाहिए विद दी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच होनी चाहिए। ये नहीं है कि मान लो उसके पास डिग्री तो है बट उसके बाद नॉलेज ही नहीं है, फिर फ़ायदा क्या। तो प्रोफेशनली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है टेक्निकली, और ये डिक्लेयर होना चाहिए किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा कि उसके पास जो है ये स्टैंडर्ड्स मतलब जो है वो कैपेबल है एंड स्किल्स हैं, नॉलेज है उसके पास। एंड उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन की बात करें तो ही इज़ गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो वो गिल्टी माना जाएगा अगर ही अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन द फॉर्मर्स नेम और अलाउ सच पर्सन टू साइन एनी फाइनेंशियल और कोस्ट स्टेटमेंट। तो अगर उसने किसी पर्सन को अलाउ कर दिया कि वो जो है उसके नाम पर जो है साइन कर दे किसी भी कोस्ट स्टेटमेंट पे उसके बिहाफ पर, तो ये क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा। मान लो उसने किसी और पर्सन को कह दिया कि मेरे बिहाफ पे साइन कर दे इस कोस्ट स्टेटमेंट पे, तो वो गिल्टी होगा, मतलब वो सही नहीं होगा। उसके बाद ही पे अलाउ एग्री टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर और कमीशन इन दी फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस टू एनी अदर पर्सन अदर देन अ मेंबर और पार्टनर ऑफ ए रिटायर्ड पार्टनर। तो अगर ऐसा भी कुछ करता है कि किसी को कमीशन उसने पे कर दी, चाहे डायरेक्टली करी चाहे इनडायरेक्टली करी, और अदर देन अ मेंबर मतलब वो मेंबर भी नहीं है उसके बावजूद उसने ऐसा किया, तो वो भी प्रोफेशनली क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद ही एंगेज इन एनी, तो ये सारी जितनी भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारी गिल्टी के पॉइंट्स हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो वो गिल्टी पाया जाएगा, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं करना। तो ही एंगेज इन एनी अदर बिजनेस, अगर वो किसी दूसरे बिजनेस में एंगेज्ड है और जिसमें जो है एक्सक्लूडिंग दोस अलाउड बाय जनरल और स्पेसिफिक रेजोल्यूशन जो दिए गए हैं काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसके अलावा कोई बिजनेस में अगर वो एंगेज्ड है तो वो भी गिल्टी है, पाया जाएगा। एंड ही सर्टिफाइड, या फिर वो सबमिट कर रहा है इन अपने नाम पर, अपने फर्म के नाम पर एक रिपोर्ट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल और कोस्ट स्टेटमेंट की, तो अनलेस एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टेटमेंट एंड रिलेटेड रिकॉर्ड आर डन बाय हिम और बाय, मतलब उसने खुद भी नहीं किया वो एग्जामिनेशन और फिर भी वो एक रिपोर्ट अगर क्या कर रहा है, सबमिट कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है, तो ही विल बी गिल्टी, ठीक है। अब ये तो थी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको अपने कार्य से रिलेटेड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना है। अब आती है एथिकल, तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोस्ट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये जानना कि वो कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को जो है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। एंड इन एनी केस ही शुड कैरी आउट हिज प्रोफेशनल वर्क इन अकॉर्डेंस विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड एथिक रिक्वायरमेंट रेलिवेंट टू दैट वर्क, मतलब उसको जो है अपना जो भी वो प्रोफेशनल वर्क कर रहा है वो टेक्निकल स्टैंडर्ड और एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ ही करना चाहिए। उसके बाद ही इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन लॉबिंग ऑफ क्लाइंट एंड प्रोफेशनल वर्क, तो सख्त मनाही है लॉबिंग ऑफ क्लाइंट्स की, तो उसको स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिटेड होता है कि क्लाइंट्स को किसी भी मैटर पर मनाने का प्रयास करना, तो ऐसा नहीं करना। जो भी किसी भी मैटर पे अगर वो लॉबिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्लाइंट को ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना। एंड प्रोफेशनल वर्क, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू एंड रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर एडवर्टीजमेंट, कोई कोटेशंस इनवाइट करना, कोटेशन समझते हैं ना आप, कोई भी प्रोफेशनल काम के लिए जब हम कोटेशंस बनाते हैं और इनवाइट करते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए हो सकती है या कोई भी अदर वर्क के लिए, तो ऐसा स्ट्रिक्टली मना है। उसके बाद ही शुड नॉट obtain professional work by quoting a fee lower than
दैट इज़ चार्ज बाय द कोस्ट ऑडिटर प्रीवियसली। तो ये एथिकल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले अगर उसने वो काम इतनी फ़ीस में किया था तो अब वो कम फीस में उस काम को दोबारा नहीं करेगा, उतनी ही फीस लेगा जितना उसने पहले चार्ज की थी। एंड कोस्ट ऑडिटर को जो है अपने क्लाइंट से गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए या कोई सर्विसेज एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। और कोस्ट ऑडिटर को जो है तो ही इज़ प्रोहिबिटेड इन एडवर्टाइजिंग हिज ओन प्रोफेशनल अटेनमेंट एंड सर्विस। तो उसको ये भी मनाही है कि वो अपने प्रोफेशनल सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, मतलब अपना डेजिग्नेशन यूज़ करके या अपनी डिग्री यूज़ करके ऐसा कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं करना। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनीज़ एक्ट में ये डिफ़ाइन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए लीगल। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन एंड अपॉइंटमेंट, तो उसको इंश्योर होना चाहिए कि वो क्वालिफाइड है कोस्ट ऑडिटर के तौर पे काम करने के लिए। उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए जो कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 के अंतर्गत आता है। और वो ये भी इंश्योर होना चाहिए कि वो कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है उसके अंदर, जो अभी हमने पढ़ी थी डिस्क्वालिफिकेशंस, वो नहीं होनी चाहिए जो सेक्शन 148 में मेंशन है। और वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदर ऑब्लिगेशंस की बात करें तो इट इज़ कोस्ट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट वर्क करना इधर बाय स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट या आर्टिकल्स में जो भी लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है। कोस्ट ऑडिटर जो है मेक हिमसेल्फ एक्वेंटेड विद हिज ड्यूटीज़, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में ड्यूटीज़ डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट रूल्स 2014 में है उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। एंड उसके बाद हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट टू कन्फाइन हिमसेल्फ मेयरली टू द टास्क ऑफ वेरीफाइंग द अरिथमेटिक एक्यूरेसी, मतलब उसका सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि उसको कोस्ट स्टेटमेंट की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है, बल्कि उसको इंक्वायरी भी करनी है कि क्या वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली लिखी हुई है या कुछ विंडो ड्रेसिंग तो नहीं की गई या कुछ गलत तो नहीं लिखा गया, कोई खर्चा ज़्यादा तो नहीं लिखा गया। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करनी है, साथ में चेक करना है सब कुछ। और उसकी ड्यूटी होती है देखना एक्सेप्शनल ड्यूटीज़ वगैरह जो भी कंपनीज एक्ट में दी गई हैं वो भी उसको ड्यूटी निभानी पड़ती है। और ही मस्ट सेंड, उसको अपनी कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है भेजनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसकी एक कॉपी फॉरवर्ड करनी पड़ती है उसकी कंपनी को सेक्शन 148 के अंतर्गत कंपनीज एक्ट 2013 में। और वो लायबल होता है अगर कोई डैमेज हुआ है, उसने अगर कोई अपनी ड्यूटी फुलफ़िल नहीं करी, उसकी वजह से अगर कोई डैमेज हुआ है कंपनी को तो उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो कोस्ट ऑडिटर के क्या काम होते हैं। सबसे पहला कोस्ट रिकॉर्ड को वेरीफाई करना, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना, है ना, क्या विचार है उसके से रिलेटेड, इंश्योर करना रीज़नेबल एश्योरेंस। तो कोस्ट ऑडिटर को ये भी इंश्योर करना है कि कोस्टिंग प्लान जो कि है प्रिस्क्राइब रूटीन में होना चाहिए, कोस्ट अकाउंटिंग जो भी की जा रही है, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होने चाहिए, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं इशू किए गए ICAI के द्वारा, उसके द्वारा वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। डिटेक्ट करना है उसको, कोई भी एरर है या फ्रॉड है उसको वो चेक करेगा, ये उसके फंक्शंस हैं। उसके बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देना। तो ये 5 फंक्शंस थे। पहला क्या था, वेरीफाई करना कोस्ट रिपोर्ट, फिर अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, एश्योरेंस रीज़नेबल एश्योरेंस को इंश्योर करना, डिटेक्ट करना अगर कोई एरर या फ्रॉड है तो, और फिर एंड में अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। उसके बाद आती है हमारी ड्यूटीज़ ऑफ ए कोस्ट ऑडिटर। तो ड्यूटीज़ की बात करें तो क्या ड्यूटीज़ होती हैं कोस्ट ऑडिटर की। नंबर 1, एक रिटन कंसेंट देना कंपनी को कि हाँ भाई मेरे पास जो है ये सर्टिफिकेट है अपॉइंटमेंट का, तो फर्निश करना। नंबर 2, रिकॉर्ड्स बनाए रखना, जो भी एरर्स हैं, अगर कोई कमी ओमिशंस हैं, कोई भी क्लाइंट स्टाफ के द्वारा की गई है तो उसका रिकॉर्ड रखना कोस्ट ऑडिटर की ड्यूटी होती है। सीक्रेसी मेंटेन करना, सीक्रेट रखना है, डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है, क्लाइंट की डेटा को ऑनेस्टली और सिंसियरली। रिपोर्ट बनाना, मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो भी कोस्ट रिकॉर्ड उसने एग्जामिन करें उसकी रिपोर्ट बनाना। अपना ओपिनियन देना कि हाँ भाई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बारे में जो भी ओपिनियंस है वो दे सकता है। और उसके बाद मतलब ये ड्यूटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करना जब भी कोस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है। प्रोफेशनल नॉलेज को मेंटेन करना, जो भी उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, स्किल है, उसका यूज़ करना।
एडवाइस देना जो भी उसको ज़रूरी लगता है कंपनी के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग एडवाइस देना भी उसकी ड्यूटी है। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना सारी, तभी तो एग्जामिन कर पाएगा, तो ये भी। उसके बाद इंक्वायरीज भी कर सकता है और कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना उसकी ड्यूटी होती है, और रीज़न देना कि उसने अगर कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कुछ डिस्क्लोज किया है तो वो क्यों किया है, क्या कारण है उसका। उसके बाद कंप्लाई विद ऑल कोस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें और रूल्स हैं उसको कंप्लाई करना। उसके बाद फ्रॉड अगर कोई हुआ है तो उसकी रिपोर्ट देना, और सेक्शन 144 के अंतर्गत कोई भी नोट टू रेंडर प्रोहिबिटेड सर्विसेज है उसको नहीं करना, कोई भी ऐसी प्रोहिबिटेड है, मनाही है, वो काम नहीं करना। एंड नोट टू रेंडर हिज प्रोफेशनल सर्विस ऑन अ फीस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब अब फीस ले रहा है तो प्रॉफिट के परसेंटेज के तौर पर नहीं लेनी। तो ये था कोस्ट ऑडिटर का टॉपिक। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।